हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखिए एंशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया था, और इसके अलावा हम लोगों ने पॉलिटी का भी संपूर्ण रिवीजन जो है कर लिया था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर हम मध्यकालीन इतिहास के इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक एग्जाम में ये आते ही रहते हैं। देखिए, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नई चीज़ें पढ़ने से अच्छा है पुरानी ही चीज़ों को बार बार रिवीजन करेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है इस चीज से। तो चलिए हम मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको पता ही होगा मध्यकालीन इतिहास आपका 800 से 1200 ईसा पूर्व ईस्वी के, यानी एडी 800 से 1200 एडी के आसपास तक का उत्तर भारत को हम देखेंगे यहाँ पर पहले। तो देखिए, आपको पता होगा त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। इस पर कौन कौन शामिल होता है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इस पर देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश इस पे आपस में लड़ते हैं, और अंतिम में विजय कौन होते हैं, तो गुर्जर प्रतिहार वंश है जो कि जीत जाते हैं, और राष्ट्रकूट और पाल वंश यहाँ पर हार जाते हैं। देखिए, ये त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण क्या था, तो कन्नौज पर आधिपत्य के लिए ये युद्ध लड़ा गया था। संघर्ष लगभग 100 साल तक ये चला था, और अंतिम विजय देख सकते हैं गुर्जर प्रतिहारों की हुई थी इसमें। अब देख लीजिए, हम यहाँ पे देख लेते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे। नागभट्ट प्रथम थे। ध्यान दीजिएगा, राजधानी क्या थी, भीनमाल थी। त्रिकोणीय संघर्ष वत्सराज के समय में प्रारंभ होता है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था, तो यह राज्यपाल थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए, राष्ट्रकूट वंश का हम देख ले तो संस्थापक दंती दुर्ग थे। इस संस्थापक आपको ध्यान रखना है, हर एक एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। राजधानी इनकी मान्य थी, ये भी ध्यान देना है। एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश में ही होता, और किसने कराया था, तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। और अंतिम शासक कर्क द्वितीय था। इसके बाद देखिए, मोहम्मद गौरी के बारे में हम देख लेते हैं कुछ चीजें। मोहम्मद गौरी पहले पहले हम इधर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल वंश को भी देख लेते हैं। तो देखिए, पाल वंश के संस्थापक गोपाल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपके पाल वंश ने ही की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसकी स्थापना धर्मपाल ने कराई थी। अंतिम शासक कौन था, तो गोविंद पाल थे। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए, भारत पर मुस्लिम आक्रांता आते हैं, तो सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका आपसे क्रोनोलॉजी भी कई बार पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद यानी लाइन से पूछ लेगा आपको। देखिए, सबसे पहले आपका मोहम्मद बिन कासिम आया था, ध्यान दीजिएगा। ये प्रथम मुस्लिम शासक है, 712 एडी में आया था। और दूसरा आपका महमूद गजनवी था, और तीसरा आपका महमूद गौरी थे, ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए, याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। मोहम्मद बिन कासिम सबसे बड़ा नाम, सबसे पहले महमूद गजनवी है इसका दूसरे नंबर पर देखिए है, तो ये दूसरे नंबर पर है। मोहम्मद गौरी सबसे छोटा नाम भी तीसरे नंबर पर है। ये चीज आपको ध्यान देना है, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। देखिए, आप छोटे छोटे लॉजिक्स लगाकर अपने आपको याद करना है, ठीक है। आपको ये नहीं किसी को पढ़ाना है, ये सब चीजें नहीं करना है। आपको स्वयं के दिमाग में कैसे आप चीजों को फिट करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो चाहे आप कैसे भी फिट करिए। अब देखिए, महमूद गजनवी को हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, महमूद गजनवी ये गजनी के शासक सुबुक्तुगीन का ये पुत्र था। भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया था, 1000 से 1027 एडी के आसपास। और सबसे फेमस जो इसका आक्रमण कौन था, तो सोमनाथ मंदिर पर 1026 एडी में इसने आक्रमण किया था, ठीक है। दरबारी विद्वान देखिए, इसमें अलबर्नी आए थे, इसी के साथ उतबी था, फिरदौसी था, बैहाकी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं भी ध्यान दीजिएगा। अलबर्नी की है किताबुल हिंद, और उतबू की है किताबुल यामनी, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। फिरदौसी की शाहनामा है, बैहाकी की तारीख सुबुक्तगीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलबर्नी की किताबुल हिंद है, कुतुबी की किताबुल यामनी है, फिरदौसी की शाहनामा है, बैहाकी की कौन है, तारीख सुबुक्त गीन है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी आप इनकी याद करने की ट्रिक आप अपने आप से ढूंढ सकते हैं, आपको यदि कोई समझ में आए, ठीक है। बाकी तो इन्हें याद तो करना ही है, आपको लिख के याद कर लीजिए, जैसे भी आप याद कर सके, जो भी आपको ट्रिक समझ में आए, ठीक है। मोहम्मद गौरी की बात करें, देखिए, गौर प्रांत का यह शासक था। प्रथम आक्रमण इसने 1175 में मुल्तान में किया था, मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। और इसने देखिए गुजरात पर आक्रमण किया था। उस समय शासक कौन था वहां था, तो मूलराज द्वितीय था, जिसे भीम द्वितीय भी कहते हैं, ठीक है। इसने क्या किया था, 1178 एडी में गुजरात पर आक्रमण किया था, लेकिन मोहम्मद गौरी को इसने हरा दिया था, ठीक है, भीम द्वितीय ने। इसके बाद देखिए, प्रमुख युद्ध, तराइन का प्रमुख युद्ध, प्रथम युद्ध होता है 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। तो पहला युद्ध देखिए जो तराइन का होता है, इस पर देखिए पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाता है, ठीक है। चंदावर का युद्ध जयचंद से होता है। ये जयचंद आपका कन्नौज का ही शासक था, जिसने यहाँ पर धोखा दिया था
पृथ्वीराज चौहान को। बाद में जयचंद के ऊपर भी ये आक्रमण कर देता है 1194 में, और जयचंद भी हार जाता है, गौरी यहाँ पर जीत जाता है। अब देखिए सल्तनत काल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके क्रोनोलॉजी कई बार पूछ लेता है। गुलाम वंश देखिए 1206 से 1290 के बीच में, खिलजी वंश 1290 से 1320 के मध्य में, तुगलक वंश आपका 1320 से 1412 के मध्य में, और सैयद वंश 1414 से 1451, इसके बाद लोधी वंश है 1451 से 1526। देखिए पहले आपका गुलाम है, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर आपका लोधी वंश। ठीक है, इन्हें आप जैसे चाहे याद कर सकते हैं, बाकी 3-4 बार रिवीजन कर लेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। अब देखिए गुलाम वंश के सुल्तान है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इनकी क्रोनोलॉजी भी पूछ लेता है। तो देखिए पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था, 1206 से 1210 में रहता है। इसके बाद देखिए आराम शाह बनता है थोड़े से समय के लिए 1210 से 1211 के आसपास में। इसके बाद देखिए इल्तुतमिश आता है आपका 1211 से 1236 के मध्य में। इसके बाद देखिए रुकनुद्दीन फिरोज थोड़े से समय के लिए ये भी बनता है, ठीक है, 1236 में। इसके बाद देखिए रजिया सुल्तान है, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, ठीक है, ये रजिया सुल्तान हो गई आपकी 1236 से 1240 में। इसके बाद देखिए बहराम शाह बनता है, ठीक है, 1240 से 1242 में। इसके बाद आपका अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है 1242 से 1246। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद बनता है 1246 से 1266 के मध्य में। इसके बाद बलवान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, और लास्ट शासक कैकुबाद तथा ट्यूमर्स था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है 1290 तक, ठीक है। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया सुल्तान, ये 4 याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए लास्ट में भी ध्यान देना है, अलाउद्दीन मसूद शाह है, फिर नासिरुद्दीन महमूद है, फिर गयासुद्दीन बलवान। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक से जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन्हें हम देख लेते हैं। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और कुरान खां के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये अपने आप को सेवक ही मानता था, गुलाम ही मानता था, इसने अपने आप को राजा नहीं मानता, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसलिए इसी कारण से ही इस वंश को हम गुलाम वंश भी कहते हैं, और यह तो मामलुक वंश भी कहते हैं। इसने देखिए निर्माण कराया था किन किन चीजों का, तो देखिए कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण कराया था दिल्ली में, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, कुतुब कुतुब मीनार का निर्माण कराया दिल्ली में, और शुरू कराया था लेकिन ये बीच में मर गया था, ठीक है। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1206 में ये स्थापना करता है गुलाम वंश की। अब देखिए इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करा था, कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। 40 गुलाम सरदारों के संगठन बनाता है जिसे हम तुर्कान चहलगानी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखिए चांदी का टका चलाता है और तांबे का जीतल, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, चांदी का टका, तांबे का जीतल, ठीक है, सिक्का चलवाता है, इक्ता व्यवस्था ये स्टार्ट करवाता है, और 1211 में क्या करता है, लाहौर से दिल्ली में अपनी राजधानी ले आता है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। रजिया सुल्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिल्ली की सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला थी। अल्तुनिया से इसका विवाह कराया गया था, अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसके बाद देखिए ये इल्तुतमिश की पुत्री थी और उत्तराधिकारी थी। अल्तुनिया ने जब विरोध कर दिया है तो अल्तुनिया ने ही देखिए तुर्कान चहलगानी के साथ मिलकर रजिया को मरवा दिया था, ठीक है, सांठगांठ करवा के। इसका देखिए आपका ये बलवन शासक बनता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शासक है। रजिया सुल्तान के बाद तो आपको मैंने अभी बताया था कि रजिया सुल्तान के बाद कौन बनता है, ठीक है। तो बलवन क्या करता है, इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ये देखिए जिले इलाही की उपाधि धारण करता है, और स्वयं स्वयं को क्या कहता है, नियामत खुदाई कहता है। ईरानी परंपरा सिजदा और पैबोस को ये लागू करवाता है, और नौरोज त्योहार को ये शुरू करवाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। नौरोज त्योहार पारसी लोगों का है। लौह एवं रक्त की नीति ये अपनाता है, ठीक है। तुर्कान चहलगानी को ये समाप्त कर देता है, 40 सरदारों की जो थी इसे समाप्त कर देता है ये, ठीक है। अब देखिए खिलजी वंश के हम आ जाते हैं, तो इनके प्रमुख शासक हम देख लेते हैं। तो पहला देखिए जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था 1290 से 1296 में। अगर आप लोगों ने पद्मावत देखी होगी तो इसका भी उल्लेख शुरू में मिलता है, ठीक है। ये क्या करता है, क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना करता है। मलिक छज्जू ने इसके समय विद्रोह किया था, और 1296 इसी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने इसकी हत्या करके खुद शासक बन गया था। आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिकंदर द्वितीय की उपाधि इसने धारण की थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिकंदर सानी की उपाधि ली थी। प्रथम आक्रमण गुजरात के विरुद्ध इसने किया था, ये चीज भी ध्यान देना है। मलिक काफूर नाम का दास ये गुजरात से ही प्राप्त करता है, जब ये गुजरात विजय में जाता है, गुजरात इसको जीतने के बाद ही मलिक काफूर को ये लाता है, ठीक है। 1000 दिनारी भी इसे कहा जाता है। इसने देखिए कार्य कौन कौन से किए थे, तो इसने देखिए भूमि की पैमाई से कराकर लगान वसूल करना शुरू कराया था, जिसके लिए इसने दीवाने मुस्तक राज नामक एक विभाग की भी स्थापना कराई थी। ये चीज आपको ध्यान देना है लगान वसूलने के लिए। बाजार नियंत्रण नीति इसने लागू कराई थी। घोड़े को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को इसने शुरू करा था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। देखिए अभियान और शासक देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनमें मैं टिक लगा दूं उन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। पहला अभियान देखिए गुजरात, कर्णदेव, रणथंबोर, हमीरदेव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेवाड़ में ही आपके रतन सिंह थे।
जहाँ से आपकी जो कहानी जुड़ी हुई है पद्मावत की वो यही है। और इसके बाद देखिए देवगुरु रामचंद्र देव और शंकर देव हैं, वारंगल से प्रताप रुद्र सेकंड है, मदुरई में वीर पांडे हैं। ठीक है, शुरू के आपको तीन तो याद ही रखने हैं, गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़। अब देखिए इनका अंतिम शासक कौन था खिलजी वंश का, तो ये नसीरुद्दीन खुसरो शाह था। अब देखिए तुगलक वंश की बात कर लेते हैं, तो इनके देखिए प्रमुख शासक कौन थे, तो पहला आपका देखिए गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश के संस्थापक था, इसने उदारता की नीति अपनाई थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। नहरों का निर्माण करने वाले प्रथम सुल्तान था, ये चीज आपको ध्यान देना है। और तुगलकाबाद नामक नगर का ये निर्माण करवा था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसका देखिए मोहम्मद बिन तुगलक आता है, इंपॉर्टेंट है। इसका वास्तविक नाम उलूग खां था, या तो जूना खां। इसके देखिए प्रमुख कार्य हम देखें तो इसने देखिए दोआब में कर वृद्धि कराई मोहम्मद बिन तुगलक ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे। ये बेचारा हर एक काम अच्छा करना चाहता है, लेकिन हर एक काम इसके उल्टे ही पड़े। प्रमुख कार्य इसने दोआब में कर वृद्धि कराई, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद इसने स्थानांतरित की, देवगिरी में स्थानांतरित कर दी, लेकिन बाद में फिर वापस से दिल्ली से लाना पड़ा। सांकेतिक मुद्रा का एक चलन कराता है, लेकिन लोग घर में ही मुद्राएं बनाने लगते हैं, जिसके कारण से ये भी इसका कार्य फेल हो जाता है। खुरासान व कराची में अभियान यही स्टार्ट कराता है, लेकिन वहां ज्यादा ठंडी पड़ने के कारण इनके सैनिक काफी ज्यादा मारे जाते हैं, तो ये भी इनका अभियान असफल हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना कराई थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। इब्न बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही। ठीक है, एमबीटी, ये चीज आपको ध्यान देना है। एमबीटी इसका शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए। 1333 में मोरक्को यात्री आता है, इब्न बतूता भारत आता है। इसका यात्रा विवरण आपका ग्रंथ कौन सा है, तो रेहला था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। रेहला ग्रंथ किसने लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा इब्न बतूता। फिरोज शाह तुगलक की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत केवल चार कर इसने लगाए थे, खराज, खुम्स, जजिया, जकात। ये ध्यान दीजिएगा, खराज, खुम्स, जजिया, जकात। सिंचाई कर को क्या कहते हैं, सिंचाई कर लगाने वाला यह दिल्ली का पहला सुल्तान था। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर ये लेता था, ध्यान दीजिएगा। इसने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। इसके द्वारा बसाए गए नगर कौन कौन से थे, तो फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसने देखिए जो संस्थाएं बनाई थी, दीवाने खैरात, ये दीवाने खैरात बनाई थी दीन दुखियों की सहायता करने के लिए। दारुल सफ़ा बनाई थी, ये अस्पताल से संबंधित थी। दीवाने बंदगान बनाई, दीवाने बंदगान की भी स्थापना की थी। इसके बाद इसने ससगनी नामक सिक्का भी इसने चलाया था, ससगनी नामक सिक्का। ठीक है, ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगाए थे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इसने चरक चिक्कर जो है इसने चार प्रकार के लगाए थे, खराज, खुम्स, जजिया और जकात। ध्यान दीजिएगा। इसका देखिए नसरुद्दीन महमूद है, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में मलिक सरवर जौनपुर को स्वतंत्र राज्य बनाता है। ठीक है, मलिक सरवर। ठीक है, इसी के शासनकाल में 1398 में ही तैमूर लग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, नसरुद्दीन महमूद के समय में। ये चीज भी आपको ध्यान देना। अब देखिए आपका सैयद वंश आता है, इसके संस्थापक खिज्र खां थे। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति ही था। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए लोधी वंश के बारे में हम देख लेते हैं चीजों को। तो देखिए लोधी वंश ने बहलोल नामक सिक्का चलाया था। लोधी वंश के संस्थापक था 1451 से 1489 के मध्य में। और जौनपुर राज्य को जीतकर इसने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक, बहलोल लोधी के बाद देखिए हम सिकंदर लोधी को देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। इसने देखिए 1504 में आगरा शहर को बसाया था और अपनी इसे राजधानी भी बना ली थी। भूमि पैमाइश के लिए इसने गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। यह गुलरूपी नामक कविताएं लिखता था। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना, गुलरूपी नाम से। इसके काल में आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी अनुवाद कर ये गज ए सिकंदरी नाम से किया गया था। और मान विद्या के ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की इसने रचना की थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए इब्राहिम लोदी की बात कर लेते हैं, 1517 से 1526 के मध्य में, 26 के मध्य में। और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच ये आपका खतौली का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1518 में होता है, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य में। ठीक है, और इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पानीपत के प्रथम युद्ध में भी ये हार जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। सल्तनत कालीन देखिए प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी देख लेते हैं, ये भी आपकी मिलान करने को कई बार आ जाता है, पूछ लेता है। तो देखिए वजीर कौन था, वित्त विभाग का प्रमुख था। आरिजे मुमलिक कौन था, तो सैन्य विभाग का ये प्रमुख था। दीवाने इंसा या दीवाने रसालत या शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान अधिकारी था। दीवाने रसालत कौन था, विदेशी विभाग का है ये अध्यक्ष था। सद्र उस सुदूर ये धर्म विभाग का
प्रधान अधिकारी था। काजी उल कुजात, ये नाम से ही देखिए काजी यानी न्याय विभाग का ये अधिकारी था। बरीदे मुमलिक, मुमलिक ध्यान दीजिएगा ये गुप्तचर विभाग से संबंधित होता था। वकील ए हाजिब, ये दरबारी शिष्टाचार संबंधी प्रमुख अधिकारी होता था। सर ए जहांदार, ये देखिए सुल्तान के अंगरक्षकों का ये प्रधान होता था। मुस्तौफी ए मुमलिक, ये देखिए महालेखा परीक्षक होता था। अब मुशरिफ ए मुमलिक, ये ध्यान दीजिएगा महालेखागार होता था। अब देखिए प्रमुख प्रशासनिक विभाग और संस्थापक देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। जो जो मैं बताता हूँ उन्हें जरूर याद रखिएगा। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, बलवन ने स्थापित कराया। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण से संबंधित था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया इसे। दीवाने मुस्तखराज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बकाया राजस्व की वसूली के लिए बनाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवाने अमीर को मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, दीवाने बंदगान दासों की देखरेख के लिए था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवाने खैरात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दान विभाग था ये, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये था। दारुल सफाई चिकित्सा विभाग से संबंधित है, फिरोज शाह तुगलक के ही द्वारा। ठीक, सल्तनत कालीन स्थापक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी मिलान करने से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछ लेता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखिए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में और कुतुब मीनार भी दिल्ली में, लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में था। इल्तुतमिश ने देखिए सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया दिल्ली में। मदरसा ए मुइज्जी दिल्ली में बनवाया, और इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का काम भी पूरा करवाया था। इसके बाद बलवन ने देखिए बलवन का मकबरा दिल्ली में, लाल महल दिल्ली में, ध्यान दीजिएगा लाल महल याद कर लीजिएगा इसे। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा दिल्ली में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हजार सितुन, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये भी दिल्ली में बनवाया था। ठीक है, और जमात खाना मस्जिद भी बलवन ने बनवाया था दिल्ली में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में इसने बनवाया था। इब्राहिम लोदी, ये छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए सल्तनत कालीन साहित्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जिन्हें मैं देखिए टिक लगा दूं उन्हें तो आप 100% अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछेगा। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, ये अलबरूनी की लिखी थी। तारीख यामनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उतबी के द्वारा लिखी गई थी, जिनमें टिक लगाऊं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हसन निजामी कई बार पूछी गई है, ताजुल मासिर इसने रचना की थी। तबकात नासरी की रचना किसने की? मिन्हात उर सिराज ने की। इसके बाद देखिए और क्या है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी तारीज ए फिरोज शाही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए जियाउद्दीन बर्नी की एक और थी, फतवा ए जहांदारी थी, ध्यान दीजिएगा। फिरोज शाह तुगलक की फुतुहात ए फिरोज शाही थी, ध्यान दीजिएगा। देखिए फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की थी। तारीज ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। देखिए जहां पर फा पहले है तो फिरोज शाह तुगलक, बाकी देखिए तारीज जो है फिरोज शाही होगी तो जियाउद्दीन बर्नी थी। छोटी छोटी ट्रिक आपको लगानी पड़ती है, कई चीज होती हैं जो हमें भूल जाती हैं या उनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, तो इनके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक तो ध्यान देना ही पड़ेगा। खजाइन उल फुतूह, नूह है सिपहसर आसिका तुगलकनामा, ये अमीर खुसरो ने लिखी थी, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है। रेहला इब्न बतूता की कई बार क्वेश्चन आ चुका है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है, ध्यान दीजिएगा। चंदायन दाऊद ने लिखा है, और मृगावती कुतुबन ने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्थापना 1336 में होती है, हरियर और बुक्का ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है, संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर इन्होंने की थी। वर्तमान नाम इसका हम्पी कर्नाटक में आपका मिलता है। ठीक है, कुल 4 राजवंश थे, संगम, सालू, तुलु, अरावड़ी। ये सीरीज से आपको याद रखना, पहला संगम, फिर सालू, फिर तुलु और अरावड़ी लास्ट में आता है। अब देख लीजिए विजयनगर के शासक हम देख लेते हैं, ये कई बार आपसे पूछ लेता है कि संगम वंश के संस्थापक कौन थे, ध्यान दीजिए। संगम वंश का शासनकाल 1336 से 1485 तक। सालू वंश का 1485 से 1505 तक। तुलु वंश का 1505 से 1565 तक। अराविडु का 1570 से 1647 तक। संगम वंश की स्थापना हरियर बुक्का ने की थी, हरियर और बुक्का ने, ये चीज आपको ध्यान देना है। सालू वंश की नरसिंह सालू ने की थी। तुलु वंश की वीर नरसिंह ने की थी। अरावड़ी की ध्यान दीजिएगा तिरुमल ने की थी। ठीक है, इनके आपको इस सीरीज संगम वंश के जरूर याद रखिएगा। हरियर प्रथम आते हैं, फिर बुक्का प्रथम, फिर हरियर सेकंड, फिर विरूपाक्ष वन, अब बुक्का सेकंड, बस इतने याद कर लीजिए। लास्ट शासक आपके विरूपाक्ष थे, ये चीज आपको ध्यान देना, बाकी आप छोड़ सकते हैं। बाकी ये ध्यान दीजिएगा जो कृष्णदेव राय ये तुलु वंश से संबंधित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तुलु वंश से आपके संबंधित है कौन? कृष्णदेव राय, केडीआर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए हम प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए केडीआर के काम है। केडीआर ने क्या कराया था कृष्णदेव राय ने? तो हजारा
राम स्वामी मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराए थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। और कृष्णदेव राय ने ही नागलपुर नामक जो नगर है इसे भी बसाए थे। तालीकोट का युद्ध होता है 1565 में, जनवरी 1565 में। इस पर देखिए बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर ये एक साथ मिलकर विजयनगर से युद्ध लड़ते हैं और विजयनगर को हरा देते हैं। इसमें कौन कौन साथ थे ये चीज आपको ध्यान देना है। इस पे ध्यान देना है, बरार नहीं था, ये चीज आपको ध्यान ध्यान देना है। बरार ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। चार राज्य थे जिन्होंने भाग लिया था, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ध्यान दीजिएगा। तालीकोटा के युद्ध को हम राक्षसी तांगड़ी या बनिहट्टी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, और ये जनवरी 1565 में हुआ था, ये चीज आपको ध्यान देना है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था, तो राम राय ने किया था। ठीक है। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक हरिहर फर्स्ट था, ध्यान दीजिएगा। कुमार कंपन की मदुरा विजय के उपलक्ष्य में उसकी पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम नामक ग्रंथ लिखा था, ये चीज आपको ध्यान देना। मदुरा विजयम नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो ये गंगा देवी ने लिखा है। और ये पत्नी किसकी थी, तो कुमार कंपन की पत्नी थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। वेद मार्ग प्रतिष्ठा पत्र की उपाधि किसने ली थी, तो बुक्का प्रथम ने ली थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। सोनार की बेटी का युद्ध ये किसके किसके मध्य हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ये देवराय फर्स्ट और बहमनी शासक फिरोज शाह के बीच में होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। देवराय फर्स्ट और बहमनी शासक फिरोज शाह के मध्य में होता है। ठीक है। इसको देखिए गज बेटकर की पदवी किसने ली थी, देवराय सेकंड ने ली थी। देवराय सेकंड ने इम्माडी देवराय की भी पदवी ली थी। कृष्ण देव राय के बारे में ध्यान दीजिएगा, इसने आंध्र भोज और यवन राजा स्थापनाचार्य की उपाधि ली थी। और कृष्णदेव राय ने ही अमुक्त माल्यद और जाम्बोत्ती कल्याणम की रचना की थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व को शिष्ट कहते थे, जबकि भू राजस्व विभाग को क्या कहते थे, तो अठावने कहते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक इकाई देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए जिला को क्या कहते थे, कोट्टम या वलनाडु कहते थे। परगना को नाडु, ये परगना को नाडु जिसे हम जिला भी कहते हैं। इसका देखिए मेलग्राम 50 गांवों का समूह होता था। इसके बाद सबसे छोटी इकाई थी उर, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो देखिए सबसे छोटी उर, फिर इसके बाद मेलग्राम, फिर नाडु, फिर कोट्टम या वलनाडु। ठीक। विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री देख लेते हैं। तो देखिए इनमें ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने टिक लगाऊं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए निकोली कोंटी ये इटली का रहने था, देवराय फर्स्ट के समय में आया था। निकितन ध्यान दीजिएगा रूस का रहने वाला था, देवराय फर्स्ट के समय में आया था। अब्दुल रज्जाक देखिए फारस का रहने वाला था, देवराय सेकंड के समय में आया था। डुआर्ट बारबोसा ये पुर्तगाल का रहने वाला था, कृष्णदेव राय के समय में आया था। डोमिंगो पाइस ये पुर्तगाल का था, कृष्णदेव राय के समय में आया था। ठीक है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए बहमनी राज्य की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में होती है। इसके संस्थापक कौन थे, तो हसन गंगू थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। और हसन बहमन शाह था जिसने अपने राज्यों को 4 प्रांतों में बांट दिया था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार व बीदर में, ध्यान दीजिएगा। अंतिम शासक इसका कलीम उल्लाह था। कलीम उल्लाह की मृत्यु के बाद ये आपका बहमनी राज्य जो है 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पांचों राज्य, ध्यान दीजिएगा। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार। बरार है जो भाग नहीं लेता है आपके राक्षसी तांगड़ी युद्ध में नहीं लेता है, या तालीकोटा के युद्ध में भाग नहीं लेता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इनसे आपके देखिए संस्थापक कई बार पूछ लेता है। बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, गोलकुंडा के कुतुब शाह, अहमदनगर के मलिक अहमद, बीदर के अमीर अली बरीद थे, बरार के फतेह उल्लाह इमाद शाह थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है। बीजापुर में आदिल शाही वंश था, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश था, अहमदनगर में निजाम शाही था, बीदर में बरीद शाही था, बरार में इमाद शाही था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए आदिल शाही वंश के शासक हम देख लेते हैं। तो देखिए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वितीय को गरीबों की सहायता करने के कारण इसे अवला बाबा या विद्वानों को संरक्षण देने के कारण इसे जगत गुरु भी कहा जाता था। किसे, इब्राहिम आदिल शाह को, जो कि आदिल शाही वंश से संबंधित था। और ये आदिल शाही वंश आपका बीजापुर से संबंधित था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताबे नौरस की रचना की थी। फरिश्ता ने इब्राहिम आदिल शाह के संरक्षण में तारीख फरिश्ता की रचना की थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। मोहम्मद आदिल शाह ने ही बीजापुर में गोल गुम्बद का निर्माण कराया था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इब्राहिम आदिल शाह, इब्राहिम नहीं है, मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह को तो हम जगत गुरु के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए आपका भक्ति आंदोलन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन देखिए दक्षिण भारत में ज्यादातर इसका प्रचार होता है। दक्षिण भारत में अलवार संत और नयनार संतों के द्वारा किया गया था ये इस आंदोलन को। अलवार ये विष्णु के उपासक थे, और नयनार ये शैव धर्म के यानी भगवान शिव के उपासक थे। अलवार संत देख सकते हैं विष्णु और नयनार संत शिव के भक्त थे। महाराष्ट्र में वैष्णव शक्ति परंपरा कायम थी। वैष्णव शक्ति यहाँ बराकरी और धारकरी संप्रदाय में विभक्त हो गई थी। वरकरी संप्रदाय में विठल या विठोबा यानी कृष्ण का एक रूप की पूजा की जाती थी। धारकरी संप्रदाय क्या करता था, यह राम की पूजा करता था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है।
अब देखिए यहाँ पर संत हैं मत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे तो इससे आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित है, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद से, निम्बकाचार्य द्वैतावैध से, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतावाद से। देखिए इस पे आपको ट्रिक में जो मुझे समझ में आता है, देखिए शंकराचार्य यानी शंकर भगवान अद्वैत है, उनके जैसा कोई नहीं है। जितने वो जहर को पी लिया बताइए उन्होंने संसार को बचाने के लिए, तो उस सांप को अपने गले में टांगे हैं, तो शंकराचार्य जैसा अद्वितीय कोई नहीं, तो यानी अद्वैतवाद हो गया। रामानुजाचार्य राम जैसा विशिष्ट आदमी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, इतने सरल स्वभाव के। देखिए इस याद करने की ट्रिक है, ठीक है। रामानुजाचार्य विशिष्ट थे। माधवाचार्य द्वैतवाद, माधव यानी हमारे कृष्ण भगवान सबके जैसे थे, मतलब हर कोई माधव की तरह ही है, यानी द्वैतवाद। ठीक है, आप इन तीन को याद कर लेंगे तो आपको नीचे के ये मिलान करने को ज्यादातर पूछा है, तो आप इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए सूफी मत की बात देख लेते हैं हम। तो देखिए बासरा और बेसरा दो भागों में विभाजित था सूफी मत। देखिए बासरा क्या था, तो ये बासरा इस्लामी कानून को मानने वाला था। अब बेसरा, जो बेशरम होता है वो इस्लामी कानून से बंधे नहीं होते थे, तो ये बेसरा कहलाते थे। ठीक है, इन्हें याद करने की ट्रिक है, कोई भी आपके भावनाएं इसमें ना हो, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। बासरा में आपके पांच जो हैं यहाँ पर आंदोलन निकले थे, चिश्ती आंदोलन, सुहरावर्दी, फिरदौसी, कादरी, नक्शबंदी। नक्शबंदी जो थे ये काफी ज्यादा हार्ड कोर होते थे, और नक्शबंदी से ही संबंधित आपके बाबर था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, वो इसी नक्शबंदी से संबंधित था आंदोलन से। ठीक है, अब देखिए ये सिलसिले, प्रमुख सूफी सिलसिले हम देख लेते हैं। चिश्ती सिलसिला से शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिन्होंने स्थापना की थी भारत में। सुहरावर्दी से कौन संबंधित है, कई बार आपके मिलान में आ गए, ये चीज आपको ध्यान देना है, याद कर लीजिएगा इन्हें। शेख बहाउद्दीन जकारिया, जिसे सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी कहते हैं। कादरी में ध्यान दीजिएगा अब्दुल कादिर जिलानी है। नक्शबंदी में ख्वाजा बाकी विल्लाह है, मुख्यतः ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। फिरदौसी शेख जलालुद्दीन सुर्ख है, और सत्तारी अब्दुल्ला सत्तारी थे। ठीक है, अब देखिए मराठा साम्राज्य की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो मराठा साम्राज्य में आप देखेंगे शिवाजी को हम देख लेते हैं। तो शिवाजी देखिए यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जन्म से इनका जन्म 1627 में सिवनेर दर्ग महाराष्ट्र में होता है, ये ध्यान दीजिएगा। माता इनकी जीजाबाई थी, पिता का नाम शाहजी भोसले था। आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे, ध्यान दीजिएगा। राज्याभिषेक इनका जून 1674 और सितंबर 1674 में होता है। इनके पुत्र का नाम ध्यान दीजिएगा संभाजी महाराज था, और राजा राम थे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इनकी मृत्यु 12 अप्रैल 1680 को हो जाती है। ठीक है, 1659 में अफजल खां अब्दुल्ला भतारी की ये हत्या करते हैं 1659 में, और 1663 में शाइस्ता खां को ये पराजित कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। और 1664 में सूरत की पहली लूट ये करते हैं। सूरत की लूट के बाद 1665 में जब मुगल जो है काफी ज्यादा इनसे परेशान हो जाते हैं, तो 1665 में पुरंदर की संधि होती है। कब होती है, 1665 में, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए शिवाजी के अधीन प्रशासनिक इकाई है। स्वराज्य छत्रपति अधिकारी था। महाल का सर हवलदार था। तर्फ का हवलदार। मौजा का कारकून। गांव या ग्राम का पाटिल या पटेल, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए शिवाजी के समय अष्ट प्रधान थे, जिसे हम मंत्री परिषद कहते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं टिक लगा दूं उन्हें जरूर याद रखिएगा। पेशवा प्रधानमंत्री। अमात्य जिसे हम मजमुआदार कहते हैं, वित्त मंत्री। मंत्री वाकयानावीस दैनिक कार्यवाही। सचिव पत्राचार विभाग। सुमंत दबीर जिसे हम कहते हैं विदेश मंत्री थे। सेनापति सर ए नौबत सैन्य मंत्री थे। न्यायाधीश न्याय प्रमुख पंडित राव धर्माधिकारी। ठीक है, इसके बाद देखिए शिवाजी के उत्तराधिकारी की बात करें, तो शिवाजी के उत्तराधिकारी ध्यान दीजिएगा। शिवाजी के बाद आपके संभाजी महाराज बनते हैं, फिर आपके राजा राम आते हैं, फिर ताराबाई बनती हैं थोड़े से समय के लिए, फिर आपके साहू जी महाराज बनते हैं, फिर राजा राम सेकंड बनते हैं। ठीक है, मराठा सरदारों के प्रभाव क्षेत्र की बात करें, देखिए पूना में पेशवा थे, बड़ौदा में गायकवाड़ थे, नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर, और ग्वालियर में सिंधिया नाम से थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए पेशवा के अधीन मराठा शक्ति हम देख लेते हैं। पेशवा जब बनते हैं, पेशवा कौन थे देख लीजिए, प्रधानमंत्री की पोस्ट होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए पेशवा के अधीन मराठा शक्ति बालाजी विश्वनाथ थे पहले, ध्यान दीजिएगा, ये पहले थे। दूसरे आपके बाजीराव फर्स्ट बनते हैं। तीसरे आपके बनते हैं बालाजी बाजीराव बनते हैं। फिर चौथे बनते हैं माधवराव फर्स्ट। फिर आपके नारायण राव बनते हैं। फिर रघुनाथ राव बनते हैं। फिर आपके माधव राव नारायण बनते हैं। फिर बाजीराव सेकेंड बनते हैं। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार मिलान करने को आ गया है। तो आंग्ल मराठा युद्ध होता है
प्रथम 1775 से 1782, द्वितीय होता है 1803 से 1805, तृतीय होता है 1817 से 1818 में। ठीक है, देखिए पुरंदर की संधि ये शिवाजी के समय में होती है, शिवाजी और मुगल सेनापति जय सिंह के मध्य में। संगोला की संधि बालाजी बाजीराव और राजा राम सेकंड के मध्य होती है। सूरत की संधि 1775 में होती है, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय में होती है, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में। पुरंदर की ये द्वितीय संधि होती है 1776 में, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके आंग्ल मराठा युद्ध जो प्रथम होता है उसके समय में होती है, पेशवा माधवराव और अंग्रेजों के मध्य में होती है। इसके बाद देखिए बड़गांव की संधि होती है, ये भी आपकी प्रथम मराठा युद्ध से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, पेशवा माधवराव और अंग्रेजों के मध्य। जिनमें मैं टिक लगा दूं उन्हें जरूर याद रखिएगा। सालबाई की संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1782 में होती है, प्रथम मराठा युद्ध इसमें समाप्त होता है, पेशवा माधवराव नारायण और अंग्रेजों के मध्य। बसीन की संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये द्वितीय युद्ध के समय होती है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय, बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के मध्य। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, राजापुर घाट की संधि 1805 में होती है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, होलकर और अंग्रेजों के मध्य, ध्यान दीजिएगा। पूना की संधि होती है 1817 में, ये तृतीय आंग्ल मराठा से संबंधित है, बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के मध्य। ग्वालियर की संधि होती है 1817 में, दौलत राव और अंग्रेजों के मध्य, ये भी तृतीय युद्ध में ही होती है। मंदसौर की संधि 1818 में होती है, ये भी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय होती है, मल्हार राव होलकर और अंग्रेजों के मध्य होती है। ठीक है, अब देख लिए सिख संप्रदाय हम देख लेते हैं। सिखों के देखिए 10 गुरु थे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो गुरु नानक देव से स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं 1469 से 1539 के मध्य में ये थे और ये सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। दूसरे आपके थे गुरु अंगद देव थे, ध्यान दीजिएगा, गुरुमुखी लिपि के ये जन्मदाता कहलाते हैं, भी ध्यान दीजिएगा। तीसरे आपके गुरु अमरदास हैं, ध्यान दीजिएगा। गुरु रामदास आपके चौथे हैं। इन्हें ही देखिए, इन्हें गुरु अमरदास को अकबर ने दान दिया था, और क्या दान दिया था, अमृतसर की जमीन दी थी, और इसी पर गुरु रामदास ने अमृतसर और संतोष सर तालाब का निर्माण कराया था। ठीक है, गुरु अर्जन देव की बात करें, देखिए स्वर्ण मंदिर के निर्माण कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इन्हें ही गुरु अर्जन देव को ही किसने मरवाया था, तो जहांगीर ने मरवा दिया था, ये चीज आपको ध्यान देना है। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो अकाल तख्त का निर्माण कराते हैं। गुरु हरराय आते हैं, फिर गुरु हरकिशन आते हैं, और लास्ट है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर 9वें नंबर के हैं। ठीक है, लास्ट है आपके गुरु गोविंद सिंह हैं। तो गुरु तेग बहादुर को ही औरंगजेब मरवा देता है, ठीक है, उनको मृत्यु दे देता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और गुरु गोविंद सिंह अंतिम अंतिम गुरु थे, और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी और गुरु परंपरा को समाप्त किया था, कि अब खालसा पंथ यानी जो बुक थी इनकी, ये चीज आपको ध्यान देना है। इनकी बुक मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है अभी, तो उसी को इन्होंने कहा था कि अब यही क्या कहते हैं, इनकी वो रहेगी। ठीक है, गुरु का काम यही बुक करेगी। ठीक है, ईसाई धर्मों की जो बुक है वही इनका गुरु का काम करने वाले। ठीक है, इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए इनकी बुक का क्या नाम है, जो धार्मिक बुक है। ठीक है, मुगल साम्राज्य की बात कर रहे हैं। अब देखिए मुगल साम्राज्य को हम देख लेते हैं। तो मुगल साम्राज्य के बारे में देखें तो मुगल वंश का संस्थापक कौन थे, तो बाबर था, 1526 से 1530 के मध्य में। ये 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1526 में बैठता है। पिता इसके उमर शेख मिर्जा थे, माता कुतलुब निगार खानम थी, पुत्र हुमायूं कामरान अस्करी और हिंदाल थे। ठीक है, बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी थी, यह तो बाबरनामा बाद में लिखी गई, तुझके बाबरी तुर्की में इन्होंने खुद ही लिखी थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देख लीजिए इंपॉर्टेंट युद्ध की देख लेते हैं इनके समय में। तो पानीपत का युद्ध होता है, प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में, बाबर जीत जाता है। खानवा का युद्ध होता है 1527 में, बाबर और राणा सांगा के मध्य, बाबर जीतता है। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, बाबर और मेदिनी राय के मध्य में, बाबर जीतता है। घाघरा का युद्ध होता है 1529 में, बाबर और महमूद लोदी के मध्य में, और बाबर बीच में जीत जाता है। अब देखिए हम देख लेते हैं, इसके बाद हम देखें हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं का जन्म देखिए 1508 में काबुल में होता है, 1530 में आगरा के सिंहासन पर बैठता है। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण इसकी जो पत्नी थी हाजी बेगम ने कराए थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। और गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा का निर्माण कराया था, यानी लिखा था। मृत्यु इनकी 1556 में हो जाती है। ठीक है, 1530 में बैठते हैं, 1544-45 तक। इसके बाद फिर 1555 में 1 साल के लिए मुश्किल से बैठते हैं, इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए देवराय का युद्ध होता है, देवरा का युद्ध 1532 में, हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के मध्य में, हुमायूं जीत जाता है। चौसा का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1539 में होता है, हुमायूं और शेरशाह के मध्य में, शेरशाह इसमें जीत जाता है। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध होता है दूसरा, एक ही साल बाद में, तो 1540 में होता है, हुमायूं और शेरशाह के मध्य में, शेरशाह इसमें जीत जाता है। सरहिंद का युद्ध होता है हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य में, जब ये
यहाँ पर देखिए कन्नौज के युद्ध के बाद एक क्या होता है ना कि हुमायूं भाग जाता है ईरान की तरफ, ठीक है। तो ईरान से भाग जाता है, वहां से भी हेल्प लेकर आता है, अपनी सेना को मजबूत करता है। इसके बाद देखिए 1555 में सीधा वापस आता है सरहिंद के युद्ध में। तो ये सिकंदर सूर्य जो शेर शाह सूरी का लड़का था, इसको हरा कर दोबारा सत्ता को अपने हाथ में लेता है, ठीक है। अब देखिए शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। देखिए बचपन का नाम इनका क्या था, तो फरीद खान था, ठीक है। मोहम्मद बहार खान लोहानी ने शेर खान की उपाधि दी थी किसे, शेर शाह सूरी को। 1540 में गद्दी पर बैठता है, 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है कलिंजर विजय के समय में। ये गोला इसके ऊपर फूट जाता है, ठीक है। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की इसने शुरुआत की थी, ठीक है। अब देखिए हम अकबर के बारे में देख लेते हैं। तो अकबर का जन्म 1542 में होता है, अमरकोट के राजा वीर साल जी के महल में होता है। हमीदा बानो बेगम तथा हुमायूं का ये लड़का है। बचपन का नाम जलाल था। संरक्षक बैरम खां था, ठीक है। राज्याभिषेक 1556 में कालानौर में हुआ था। मृत्यु अक्टूबर 1605 में हुई थी। इसका इनकी कब्र कहाँ है, तो सिकंदरा आगरा के निकट है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। प्रमुख युद्ध देख लेते हैं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में होता है, अकबर और हेमू के मध्य। अकबर की इसमें जीत हो जाती है, और ये अंतिम में हिंदू शासक था जिसकी मृत्यु हो जाती है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में होता है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में। अकबर की इसमें विजय हो जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मुगल सेना का नेतृत्व कौन करता है, तो मान सिंह करता है, ठीक है। अब देखिए ये आपसे क्रोनोलॉजी कई बार पूछ लेता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अकबर के प्रमुख कार्य, दास प्रथा का अंत 1562 में। इसके बाद देखिए तीर्थ यात्रा की समाप्ति करता है 1563 में। जजिया कर की समाप्ति करता है 1564 में। ध्यान दीजिएगा, आगरा से फतेहपुर सीकरी ये राजधानी लाता है 1571 में। इबादत खाना 1575 में ये निर्माण कराता है, यानी एक मंदिर अपना बनाता है जहाँ पर इबादत करते हैं लोग। इबादत खाना जो है ये सभी धर्मों के लिए खोल देता है 1578 में, ठीक है। इबादत खाना बंद करता है 1582 में। इसके बाद देखिए ये स्वयं का ही एक धर्म चलाता है, दीन इलाही, 1582 में। ये चीज आपको ध्यान देना है। अकबर के नौरत्न आपको ध्यान देना है, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजीहुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा और अबुल फजल हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अकबर के द्वारा विजित राज जिनमें मैं टिक लगाऊं वो इंपॉर्टेंट है, कई बार ये मिलान करने को आपसे पूछ लेता है। मालवा 1561, चुनार 1561, आमेर 1562। इसके बाद ध्यान दीजिएगा रणथंभौर 1569, कलिंजर 1569। इसके बाद देखिए गुजरात ध्यान दीजिएगा, ये 1572 में। इसके बाद देखिए काबुल 1581 में। बस आप इतने याद रखिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब आगे हम देखिए बात करते हैं, और यहाँ पर तो हो गया। अब देखिए हम जहांगीर की बात कर लेते हैं। जहांगीर 1605 से 1627 के मध्य में है, ठीक है। देखिए पहला आपका बाबर, फिर आपका हुमायूं, फिर आपका अकबर, फिर आपका जहांगीर, इसके बाद शाहजहां आएगा, फिर आपका औरंगजेब आएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसके बाद हम उत्तर मुगल काल को भी देख लेंगे, वहां पर भी जो प्रमुख शासक है उनकी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। वास्तविक नाम सलीम था, माता इनकी हरकाबाई थी, और पिता का नाम अकबर हो गया। पत्नी मानबाई, जगत गुसाई या मेहरुनिस्सा जिसे हम नूरजहां भी कहते हैं। इसके इनके पुत्र थे 4, खुसरो, परवेज, शहरयार, जहांदार। खुसरो आपका यही है, कौन, शाहजहां। आत्मकथा तुझके जहांगीरी थी। मकबरा इनका सहदरा में है, ध्यान दीजिएगा। दरबार में आने वाले विदेशी कौन कौन से थे, हाकिंस, सर थॉमस रो और फ्रांसिस पेलसार्ड थे। दो अस्पा और सिंगस्पा इसने प्रथा चलाई थी। जहांगीर के शासनकाल को हम चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए शाहजहां की बात कर लेते हैं। तो वास्तविक नाम इसका खुर्रम था, माता इनकी जगत गोसाई, पिता का नाम जहांगीर। पत्नी इनकी कौन थी, अर्जुमंद बानो बेगम थी, जिसे हम मुमताज महल भी कहते हैं। इनके पुत्र दारस को, औरंगजेब, मुराद और शाह शुजा थे। ध्यान दीजिएगा, मृत्यु 1667 में हो जाती है। इन्हें औरंगजेब जेल में डाल देता है, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। 1638 में क्या करते हैं, तो आगरा से दिल्ली राजधानी ले आते हैं। दारा सिकोह को ये शाह बुलंद इकबाल की पदवी देते हैं। दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करता है, किस नाम से, सिर्रे अकबर नाम से। शासनकाल इनका क्या जाना जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इनकी कब्र कहाँ है, तो इनकी कब्र है आगरा में, ताजमहल में, ठीक है। उत्तराधिकार का युद्ध होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये औरंगजेब और उनके भाइयों के मध्य होता है। पहला देखिए बहादुरपुर का युद्ध, ये आपसे पूछ लेता है, यहाँ पर इन्हें क्रोनोलॉजी फिट करने से पूछ लेता है। तो 24 फरवरी 1658 में पहले बहादुरपुर का युद्ध होता है, फिर धर्मत का युद्ध होता है, फिर सामूगढ़ का युद्ध होता है। बहादुरपुर का युद्ध ध्यान दीजिएगा शाह सुजा और शाही सेना के मध्य होता है। धर्मत का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये औरंगजेब और मुराद बख्श की सेना के मध्य में होता है, औरंगजेब इसमें जीत जाता है। फिर देखिए सामूगढ़ का युद्ध होता है, औरंगजेब और
मुराद बख्श के साथ आपका दारा शिकोह भी लड़ता है, जिसपे औरंगजेब की जीत होती है। सामूगढ़ सामूगढ़ के युद्ध के बाद ये आपका खजवा का युद्ध होता है। खजवा का युद्ध आपके औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य होता है, औरंगजेब इसमें जीत जाता है। देवराय का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य में होता है, औरंगजेब इसमें जीत जाता है। इनके आपको क्रोनोलॉजी याद रखना, पहले देखिए बहादुरपुर का युद्ध, फिर धर्मत का युद्ध, फिर आपका सामूगढ़ का युद्ध होता है, फिर आपका खजवा का युद्ध, फिर देवराय का युद्ध। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। औरंगजेब की बात करें तो 1658 से 1707 के मध्य में रहता है। सबसे ज्यादा शासनकाल इसी का है, कार्यकाल। और औरंगजेब के बाद अकबर का है, जो शासनकाल सबसे लंबा था। माता इनकी मुमताज महल, पिता शाहजहां, पत्नी दिलरास बानो बेगम, जिसे हम रबिया उद दौरानी भी कहते हैं। इनके पुत्र होता है मुअज्जम, जिसे बहादुर शाह प्रथम, और मोहम्मद आजम और कामबख्श तीन थे। राज्याभिषेक इसने 2 बार करवाया था अपना। 31 जुलाई 1658 को आगरा में कराया था, इसके बाद 15 जून 1659 को दिल्ली में कराया था। इसकी मृत्यु फरवरी 1707 में होती है। मकबरा औरंगाबाद में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। मुगल शासन व्यवस्था की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे छोटी इकाई इसकी मौजा या दीहा थी, जिसका अधिकारी खुद मुकद्दम या चौधरी था। इसके बाद देखिए परगना या महल था, जिसका अधिकारी सिकदार था। फिर सरकार, जिसे हम जिला कहते हैं, ये फौजदार था इसका अधिकारी। सूबा या प्रांत, इसके सूबेदार या नाजिम थे अधिकारी। अब देखिए मनसबदारी व्यवस्था की बात करें, देखिए अकबर द्वारा इसे लागू कराया गया था। ठीक है, ये सेना से संबंधित है। मनसब जात और सवार में विभाजित था। मनसब जो है जात और सवार में विभाजित था। मनसबदारों की 3 श्रेणियां थी, मनसबदार, अमीर और अमीर उम्दा। मनसबदार 10 से 500 जाति के तक के मनसब होते थे, अमीर में 500 से 2500 तक, और अमीर उम्दा में क्या होता था, 2500 से अधिक जाति के मनसब होते थे। मुगल काल में भूमि का विभाजन ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खालसा भूमि जो होती थी, ये डायरेक्ट आपके शहनशाह के अंडर में होती थी, यानी बादशाह के नियंत्रण में। इसके बाद जागीर होती थी, ये सरदारों को वेतन के बदले में दी जाती थी। इसके बाद सयूरगल या मदद मास होती थी, जो कि विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान में दे दी जाती थी। मुगल काल में भू राजस्व वसूली प्रणाली की बात करें, देखिए बटाई या गल्ला फक्सी प्रणाली थी। इसके बाद जब्ती प्रणाली थी, दहसाला प्रणाली थी, इजारेदारी या ठेकेदारी प्रणाली थी, और नस्क या कनकूत प्रणाली थी। ठीक है, इसके बाद देखिए मुगल कालीन स्थापत्य कला की बात करें, देखिए बाबर द्वारा किसे बनवाया गया, तो बाबर द्वारा आगरा की मस्जिद बनवाई गई थी। अकबर द्वारा देखिए आगरा में आगरा का किला, जहांगीर का महल, अकबर महल, और फतेहपुर सीकरी में इन्होंने काफी ज्यादा विकास कराया था, जो कि आगरा के पास ही है। बुलंद दरवाजे इन्होंने बनाए गुजरात विजय की याद में। दीवाने आम बनवाए, दीवाने खास, जामा मस्जिद बनवाई। और जहांगीर द्वारा देखिए अकबर का महल बनवाया गया सिकंदरा में। शाहजहां द्वारा अकबर अकबर का मकबरा बनवाया गया सिकंदरा में, ध्यान दीजिएगा। शाहजहां द्वारा देखिए दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाई गई, लाल किला बनवाया गया, आगरा में मोती मस्जिद बनवाई गई, और ताजमहल बनवाई गई। ठीक है, और औरंगजेब द्वारा मोती मस्जिद बनाई गई दिल्ली में। ये चीज आपको ध्यान देना है। मोती मस्जिद ध्यान दीजिएगा, जो दिल्ली में बनी है औरंगजेब ने बनवाई, जो आगरा में बनी है ये शाहजहां ने बनवाई है। ये चीज आपको ध्यान देना है। मुगल कालीन देखिए पुस्तकें हम देख लेते हैं, तो जो जिनमें मैं टिक लगाऊं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान देना है। बाबरनामा या तुझके बाबरी, ये बाबर की लिखी हुई थी। ठीक है, बाबरनामा, हालांकि ध्यान दीजिएगा बाबरनामा बाद में इसका अनुवाद किया गया था अरबी भाषा में। बाकी तुझके बाबरी जो तुर्की भाषा में थी, ये बाबर ने स्वयं लिखी थी, लेकिन बाबरनामा यहाँ पर इन्होंने स्वयं नहीं लिखी थी। हुमायूं नामा ध्यान दीजिएगा गुलबदन बेगम की है। ठीक है, ताजुल मासिर हसन निजामी की है। तबकाते अकबरी ये निजामुद्दीन अहमद की है। आलमगीर नामा या मोहम्मद काजिम की है। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, और आपको क्या ध्यान देना है, एक सेकंड, शाहजहां नामा इनायत खां की है। ठीक है, ईश्वर चंद्र नागर की ध्यान दीजिएगा फुतहात आलमगीरी है, ध्यान दीजिएगा। इतने आप याद कर लीजिए, इससे ज्यादा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखिए उत्तर मुगल शासक ध्यान दीजिएगा, इनकी भी आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। तो देखिए पहला आपका बहादुर शाह प्रथम है, फिर जहांदार शाह है, फिर फर्रुखसियर है, रफीदौला है, मोहम्मद शाह है। अब मोहम्मद शाह के इस समय में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद अहमद शाह है, फिर आलमगीर द्वितीय है। इसी के समय में देखिए दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है, जो कि एक अफगान शासक था, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, 1761 में ही आपका क्या होता है, 1761 में आपका क्या कहते हैं, पानीपत युद्ध होता है। ठीक है, 1761 में होता है कि 1757 में होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए शाह आलम द्वितीय आता है, इसी के समय में बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। और इसके बाद आपका एक सेकंड, अकबर सेकंड इसके बाद बनता है, तो अकबर सेकंड के शासनकाल 1806 से 1837, इसके बाद बहादुर शाह सेकंड जफर बनता है। ठीक है, अकबर सेकंड ही था जिसने
किसको, आपके राजा राम मोहन राय को, ये चीज आपको ध्यान देना है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए दोबारा हम देख लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, फिर आपका शाह आलम द्वितीय, अकबर सेकंड और बहादुर शाह सेकंड जफर, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ से आधुनिक इतिहास आ गया, तो हमने देखिए इतना रिवीजन कर लिया है। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इसमें तो आप जरूर बता सकते हैं। ये देखिए आपके इनसे 100% आपके क्वेश्चन फंसेंगे। देखिए एंशियंट और मिडवल्स वैसे भी लिमिटेड क्वेश्चन ही बनते हैं, ज्यादातर आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे पीसीएस का हो, चाहे आपका आर का एग्जामिनेशन हो या अन्य एग्जाम हो, ठीक है। तो आपको इन्हें 2-3 बार आप अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। रिवीजन करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी आपको सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।